हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग भारत एवं समकालीन विश्व की जो बुक हमारी है उसको हम लोग देख रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे थे, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें देख चुके हैं और भूमंडलीकृत विश्व के बनने में कल हमने रेंडर पेस्ट यानी कि मवेशी प्लेग के बारे में पढ़ चुके। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन अभी भी कोई कम नहीं रही है। ये सारा आप देख चुके कि आपका रेंडर पेस्ट बीमारी क्या थी, पशु आप कैसे मर रहे थे और क्या कुछ था, ये सब कुछ हम देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं जो लोग काम कर रहे थे खदानों में, उनकी क्या स्थिति थी, कैसे कुछ कंडीशन थी, उनको हमको देखना है। इन सब पर हम लोग बात करें। जब करदाता बागानों और खदानों में काम करते हो तो काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून में भी बदलाव किया गया। यार जब किसी को हटाना है तो लॉ में आपका रिफॉर्म करेंगे और रिफॉर्म की वजह से ही ये सारी चीजें या ये सब चीजें आपका लॉ के रिफॉर्म की वजह से किए। इसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि परिवार में केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में धकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खनन कर्मियों को बांधों में बड़े भद्दे कर दिए गए और खुलेआम घूमने फिरने की पाबंदी लगा दी गई। कैसे हुआ? घूमना फिरना है उस पर आपका पाबंदी लगा दी गई। तभी वह रेंडर पेस्ट नामक एक विश्व विनाशकारी रोग फैल गया। अब एक बीमारी फैली, पशु बीमारी थी, रेंडर पेस्ट, जिसको हम कहते हैं पशु प्लेग। तो प्लेग है बेसिकली ये आपका चूहों से फैलता है। क्लियर है? अब देखिए, अफ्रीका में रेंडर पेस्ट नामक एक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक आगे दशकों में साल में दिखाई दी। तो कहाँ मिली? अफ्रीका में। और कब? 1880 का जो दशक है, इस दशक के अंतिम सालों में ये हमको दिखाई। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे थे। सैनिकों को पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों में आने लगी। उन्हें जानवरों के जरिए यहाँ बहुत ऊंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों से महाद्वीप में दाखिल होने वाली बीमारियां जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में अफ्रीका में अटलांटिक तट पर पहुंची। 5 साल के बाद केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका का धुरी दक्षिण हिस्सा अभी तक पहुंच गई। रेंडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला। कैसे कर दिया? जो मौत है की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीका की रोजी रोटी का संसाधन ही खत्म हो गया। कैसे हो गया खत्म? अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अफ्रीका को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए उन्हें वहां के बागान मालिकों, खान और औपनिवेशिक सरकारों को बचे खुचे पशुओं पर ही आपका निर्भर रहना पड़ा। अब रेंडर पेस्ट बीमारी आ चुकी थी। अब जो बचे हैं पशु, उन्हीं पर आप अपना कब्जा करना है और उसी के आधार और वही कब्जे के आधार पर अपने को जीवन यापन करना है। जो पशु उनके बच खुच गए हैं, बचे खुचे पशुओं पर संसाधन कब्जे और उपनिवेश के पूरे अफ्रीका को जीतने के लिए, गुलाम बनाने के लिए बेहतरीन मौका हाथ में लिया है। 19वीं सदी की दुनिया के भागों में पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिमाण में ऐसी भी कहानी हमको देखी जा सकती है। खैर ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से बहुत सारे लोगों को एग्रीमेंट कर कर श्रमिकों को आपका बाहर ले जाया गया। भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाया जाना। जिन भारत के लोगों को अनुबंध करके ले गए उनको क्या कहा गया? गिरमिटिया श्रमिक। तो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल वाले मान लीजिए या गिरमिटिया मान लीजिए, एक ही बात। 19वीं सदी की दुनिया में विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेजी से
आर्थिक वृद्धि के साथ साथ कष्टों में वृद्धि और कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के बेहिसाब गरीबी, क्षेत्र में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के रूप में इलाज दुनिया की जाती थी। इन सब के रूप में ये हमें दिखाई देने। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों ने बागान, खादान और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देश लाए जाते थे। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इस अनुबंध के तहत यह शर्त होती थी कि मजदूर अपने मालिकों के बागान के 5 साल तक काम करने वाले लोगों को स्वदेश लौट सकते हैं। कि आपने अगर एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट कर आप हमारे साथ चलते हैं तो 5 साल के बाद आप वापस अपने देश लौट आएंगे। भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाके से जाते थे, जहां पर सूखा पड़ता था, खाने को लेकर दिक्कत थी। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। कैसा हो रहा? भारी उद्योग बदलाव आ रहा है और कुटीर उद्योग जो है वो आपके खत्म हो रहे थे। क्लियर है? जमीन का भाड़ा बढ़ गया था। खदानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया गया। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई की जमीन में लेते थे लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार को छोड़ना पड़ा। आप कह रहे जो काम की तलाश है उसके लिए उन्हें अपना घर बार छोड़ना। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियन द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप समूह तो समझते हो, जो आपका त्रिनाद है, गुयाना है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, फिजी है, यहां ले जाते थे। तमिल आप्रवासी को सियोलोन यानी कि श्रीलंका, आप देखते हैं ना श्रीलंका में जो आपके तमिल हैं वो यही लोग हैं, मलाया में जाकर काम करते थे। अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय के बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। अब लोगों को असम के क्षेत्रों में वहां बाग में काम करें, उनको वहां भी ले जाते थे। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि गिरमिटिया क्या था। क्लियर है? और गिरमिटिया से पहले आपको पता होना चाहिए किस तरह का काम वो करा रहे थे। रेंडर पेस्ट बीमारी थी क्या, किस प्रकार फैली, क्या इनका प्रभाव इस पर दिया। आप इसको एक बार नजर दौड़ा। भारत में अनुबंधित श्रमिक, अब आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर, जैसे आप देखते हैं कि अगर आप विदेशों में जाओगे तो विदेशों में भी क्या दिखाई देंगे आपको? भारतीय हैं, भारतीय आपको दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही था जो कॉन्ट्रेक्चुअल आपके लेबर्स को इंडिया से जो आउट ऑफ कंट्री ले जाया जा रहा था, ये कह के कि हम आपको रोजगार देंगे, 5 साल के बाद आपको स्वदेश लौटा देंगे। लोगों ने बेहतर रोजगार, बेहतर कल और भविष्य की तलाश में और अपने यहाँ भूखे और इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने दूसरे देश जाने का तय किया और अग्रीमेंट के आधार पर कोशिश की कि चलो बाहर चल जाते हैं, 10-5 साल के लिए कुछ हो जाएगा। लेकिन दुविधा ये रही और दुखद ये रहा कि उनको वापस आने ही नहीं दिया गया। ऐसा हुआ कि उनको वापस आने ही नहीं दिया। क्लियर है? इसे आप देख सकते, उन्हें वापस नहीं आने दिया। तिन्नाद में एक कोको को बाग में काम करते हुए गिरमिटिया मजदूर, अब देखिए कोको का एक बाग है और ये आपका तिरनाद में काम कर रहे हैं वो लोग हैं। देख सकते हैं आप इनको। मजदूरों की भर्ती के काम मालिक के एजेंट करते थे। अब मजदूरों की जो भी भर्ती होनी है उन भर्तियों का काम मालिकों के होते थे, उनके एजेंट करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में
होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए अनुबंध को मान लिया। एजेंट भी भावी आप्रवासी को फुसलाने में झूठी जानकारी देते थे। कहाँ जाने की यात्रा का क्या होगा, क्या काम करना होगा, क्या नई जगह पर काम होगा, जीवन की हालत कैसी होगी, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। ठीक है, समुद्री यात्रा पर थी, कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था, एजेंट उसका अपहरण तक कर सकता था। बताइए, जो एजेंट है उनका अपहरण तक सकता था। ठीक, 19वीं सदी से ही अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों को नई दास प्रथा का नाम दिया। बाग में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चला कि वे 19वीं सदी के अनुबंध व्यवस्था में बहुत सारे नई दास प्रथा का भी नाम दिया गया। बागानों में कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूर को पता चला कि जैसी वो उम्मीद कर रहे थे वैसी हालत नहीं है। नई जगह जीवन और कार्य की स्थिति कठोर है। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार भर नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपना तरीका ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। ऐसे मजदूर पकड़े जाते, जो भारी सजा दी जाती। अपनी पुरानी और नई संस्कृति को मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत, सामूहिक, आत्मिक व्यवस्था के नए रूप खोजे गए। नाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस में एक विशाल उत्सवी मेले के रूप में दिया गया। इस मेले को होशो यानी कि इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया था। उसमें सभी धर्म और नस्ल के मजदूर हिस्सा लेते थे। इस प्रकार रास्ता फर्नियावाद नामक विद्रोह, धार्मिक विद्रोह, जैसे जमैका के रेंगा गायक बॉब मॉर्ले की विख्यात शिखर पर पहुंच गया था। सभी भारतीय आप्रवासी और कैरेबियन द्वीप समूह के बीच संबंधों की झलक दिखाई दी जा सकती थी। त्रिनाद और गुयाना में मशहूर त्रिनाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासी पर पहुंचने के बाद नई रचनात्मक अभ्युदय हुआ और संस्कृति समागम के स्वरूप में ये नई और वैश्विक दुनिया का उदय प्रक्रिया आगे बढ़ी और ऐसी जिसमें अलग अलग संसाधनों की चीजें घुल मिल जाती थी। मूल पहचान इन सब रूप में ये आपका दिखाई देती थी। कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब आपको समझ आने लगा होगा कि भैया आखिर में स्थिति क्या है और गिरमिटिया मजदूर हैं उन्होंने किस प्रकार से काम किया, क्या उनके साथ अनुबंध था और किस तरह के काम उनको किए गए या मिले, ये आपको देखना। आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा इसमें गिरमिटिया मजदूरों को ही। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद वापस नहीं लौटे। जिनका अनुबंध समाप्त भी हो गया वो वापस नहीं लौटे। वो वापस लौटने में उन्हें अधिकांश केवल कुछ ही समय तक बिताकर ही अपने ठिकानों पर वापस चले, कुछ तो वापस आ गए। इस कारण से इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी ज्यादा पाई जाती है। अब आपको समझ होगा कि मेन कारण क्या रहा, यहाँ लोगों की जो संख्या बढ़ी है देश। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यक B.S. नापोलियन का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर शिवरामन चंद्रपाल और राम नरेश सिरवन का नाम सुना है होगा। आपको कभी ऐसा लगता होगा इनके नाम भारतीय जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि वे भारतीय से ही हैं और अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। जो लोग अनुबंध रूप से गए थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूप से गए थे, उनके ही श्रमिक। उस जमाने में एक ऐसा लेटर बनता, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों से ही 20वीं सदी के शुरुआती के सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रव्यापी नेता पृथक
विरोध करने के लिए उनकी राय में बहुत सारे अपमानजनक और क्रूरता व्यवस्था थी। इसके दबाव में 1921 को खत्म कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई दशकों तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरेबियन द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यक की जीवन जी रहे थे। उन्हें कुली मानते थे, अपनी संख्या जीवन उनको कुली मानते थे। उन्होंने कुलियों और बर्ताव करने वाले नए पॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यास के पीछे परपेन यानी कि असहा खूबसूरत दिखाई देता है। इन सब चीजों को हम लोग आप करें। देख लिया, आगे बढ़े। विदेशों में भारतीय उद्यमी। अब जो विदेश है उनमें कुछ भारतीय उद्यमी है, उनको देखना। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसल उगाने वाले वास्तव में पूंजी की आवश्यकता होती है। बड़े बागानों के लिए बाजार और बैंकों के पद से पैसा लिया जाता है, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होगा? यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में यानी कि दिखाई दिए। क्या आपने शिकारपुरी ऑफ न्यूटलस्कोट ट्यूटोरियल के बारे में सुना है? उन्होंने बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों से मध्य और दक्षिणी पूर्व एशिया के निर्यातमुखी खेती करने के लिए कर्जा लेते थे। अब देखिए, ऐसे भी लोग थे जो उनसे कर्जा ले रहे हैं, ऐसे ऐसे महाजन थे शिकारपुरी के, जो नवाब सुना होगा। इसके लिए वे तो या अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपियन बैंकों से कर्जा लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसों पहुंचने की एक व्यवस्था पद्धति होती थी, यहाँ तक कि उन्हें व्यावसायिक संगठन और क्रियाकलापों की स्वदेशी विकसित कर दिया। अफ्रीका में यूरोपियन उपनिवेश के पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी यूरोपीय उपनिवेश से आगे जा निकले। 1918-60 के दशक में उन्हें दुनिया भर के बंदरगाहों में अपने बड़े बड़े एम्पीरियल खोल लिए, दुकानों को सैलानियों का आकर्षण स्थान दिया और विदेशी चीज मिलने लगी। एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोत यहाँ जाकर सैलानियों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होने लगी थी। ऐसे होने लगी थी, क्लियर है? ध्यान दिखाई देगा? तो ऐसी कुछ कहानी आपने आज के चैप्टर में पढ़ी और देखी कि भाई क्या स्थिति थी, कैसे कुछ चीजें थी। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।